अस्सलामुअलैकुम। लीजिए जो आज का आपका टॉपिक है, आज का आपके पास टॉपिक है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपने पेट्रोलियम की क्या करनी है, क्रैकिंग करनी है। ये जो आज का आपके पास टॉपिक है ना, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये इस चैप्टर का जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी कि इस चैप्टर में जो है ना आपके पास गिनती के चार पांच लोग हैं, गिनती के चार पांच लोग हैं जो उन्हीं में से जाता होता है बोर्ड में। तो उनमें से ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आज आप करने लगे हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक होगी जी बात। लीजिए आपके पास वर्ड होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसको कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं जी क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल किसको कहते हैं? ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में बता दिया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर 3 नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें। उसके भी में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि क्रूड ऑयल क्या चीज़ होती है और किसको कहते हैं। क्रूड ऑयल को ही हम क्या नाम देते होते हैं? पेट्रोलियम नाम देते होते हैं। पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक्स ऑयल। ये जो क्रूड ऑयल होता है ये आपको कहाँ से मिलता है? पहाड़ों से मिलता है, तभी हम इसको कहते हैं पेट्रोलियम रॉक्स ऑयल। अब क्रूड ऑयल की आप लोग क्या करते होते हैं? जहाँ पे पेट्रोलियम, बात एक ही है, क्रूड ऑयल पहाड़ों से मिलता है तभी हम इसको पेट्रोलियम कहते हैं। अब क्रूड ऑयल की आप लोग क्या करते होते हैं? क्रूड ऑयल की आप लोग करते होते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब आप क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलती है जिसको हम नाम देते होते हैं फ्रैक्शंस। तो क्रूड ऑयल की आप लोग क्या करते होते हो? क्रूड ऑयल की आप लोग करते होते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो हमने पेट्रोलियम के भी में टेबल पढ़ा था उसके भी में बताया हुआ था कि क्रूड ऑयल की आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती है और उन प्रोडक्ट्स को आप क्या नाम देते होते हो? फ्रैक्शन नाम देते होते हो। उन सारी प्रोडक्ट्स को तो नहीं मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला, मैं उनमें से दो प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, दो प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिएगा कौन कौन सी दो प्रोडक्ट्स हैं। एक आपके पास होती है गैसोलीन और एक आपके पास होती है गैस ऑयल। ठीक होगी बात। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है ना, आपने पेट्रोलियम की, जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल यानी कि जिसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपको मिलती है, फ्रैक्शंस आपको मिलती है, आपने उनकी क्या करनी है? क्रैकिंग करनी है। अब हमने देखना ये है कि हमने किस क्रूड ऑयल की या किस फ्रैक्शन की जो है ना वो क्रैकिंग करनी है। अब मैंने यहाँ पे आपके पास दो फ्रैक्शंस का जिक्र किया है, दो प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है। एक आपके पास मैंने जिक्र किया है गैसोलीन का जिक्र किया है और एक मैंने आपके पास गैस ऑयल का जिक्र किया है। ये जो आपके पास गैसोलीन है, ये जो आपके पास गैस ऑयल है, ये कब बनता है? जब आप क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद आपके पास क्या बनता है? गैसोलीन बनता है, गैस ऑयल बनता है, कैरोसिन ऑयल बनता है, लुब्रिकेंट बनता है, नेचुरल गैस बनती है। उन सबको तो नहीं मैंने जिक्र किया, मैंने सिर्फ इन दो का जिक्र किया है, गैसोलीन का जिक्र किया और गैस ऑयल का जिक्र किया। तो नाम के ऊपर गौर करिए, आपने पेट्रोलियम की क्रैकिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे पेट्रोलियम की, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से दो प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मैंने किसी एक की क्रैकिंग करनी है। अब उस क्रैकिंग के पीछे जो है ना रीज़न भी होगी, वो रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि आपने पेट्रोलियम की क्रैकिंग करनी है। पेट्रोलियम का मतलब है क्रूड ऑयल की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की होती है उसमें से जो प्रोडक्ट्स मिलती है, किसी एक प्रोडक्ट की आपने क्या करनी है? क्रैकिंग करनी है। क्रैकिंग का मतलब है आपने उसको तोड़ना है। गैस ऑयल आपका एज अ यूज़ होता है डीजल। अगर आपने टेबल पढ़ा हो तो उसके भी आगे यूज़ भी लिखे हुए हैं, डीजल के तौर पे यूज़ होता है। और जो आपके पास गैसोलीन है, गैसोलीन यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में। अब आपके पास ऑटोमोबाइल्स क्या होती है? ऑटोमोबाइल्स आपके पास मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ वगैरह होती है। और जो गैस ऑयल होता है वो एज अ डीजल यूज़ किया जाता है। अच्छा, आपके पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन बनती है ना, गैसोलीन कहाँ पे यूज़ होती है? जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। गैसोलीन आपके पास 20% बनती है। अब जो आपके पास गैसोलीन 20% बन रही है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। अब आपको पता है कि हमारी इस दुनिया में, दुनिया की बात तो छोड़े, हमारे इस पाकिस्तान में जो है इस वक्त ऑटोमोबाइल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है और हमें गैसोलीन जो मिल रहा है वो कितने परसेंट मिल रहा है? 20% मिल रहा है। ये जो 20% हमें गैसोलीन मिल रहा है, ये जो हमारे इस पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। वो और ये 20% गैसोलीन उस काफ़ी ज़्यादा मिकदार के लिए नाकाफ़ी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर गैसोलीन यूज़ होता है, गैस ऑयल कम यूज़ होता है।
डीजल वगैरह हैवी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह में यूज़ होते हैं। हैवी ऑटोमोबाइल्स की मिकदार कम है, लेकिन नॉर्मल ऑटोमोबाइल्स की जो मिकदार है वो ज़्यादा है। तो हमने क्या करना होता है, हमने इस गैसोलीन की ना मिकदार को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स की मिकदार ज़्यादा है और उसके लिए जो गैसोलीन है वो बहुत थोड़ी है और वो 20% है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि गैस ऑयल लेते हैं और गैस ऑयल की हम क्या कर देते हैं, गैस ऑयल की हम कर देते होते हैं क्रैकिंग। उसकी रीज़न ये है कि जब आप गैस ऑयल की क्रैकिंग करते हैं ना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो गैसोलीन होती है। तो गैसोलीन की जो मिकदार है वो क्या हो जाती होती है, 20% से एक्सीड कर जाती होती है। तो फिर हमारे लिए फ़ायदा है, गैसोलीन की मिकदार ज़्यादा हो रही है, चूँकि ऑटोमोबाइल्स की मिकदार ऑलरेडी ज़्यादा है। गैस ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से मिलते हैं। तो क्रूड ऑयल को आपने क्या किया, पेट्रोलियम। तो अगर आप गैस ऑयल की क्रैकिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है आप क्रैकिंग को पेट्रोलियम ही कर रहे हो। क्लियर होगी बात। ले जी आगे देखिए आपने किस तरह क्रैकिंग करनी है गैस ऑयल की। ये आपके पास गैस ऑयल है जिसके बीच में कार्बन के कितने आइटम है, 16 है, और हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 34 आइटम्स हैं। तो आपने गैस ऑयल की क्रैकिंग करनी है। किस तरह क्रैकिंग करेंगे, आपने इसको 700 डिग्री सेल्सियस तक ना हीट करना है। जब आप गैस ऑयल को 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे ना, तो जो आपके पास गैस ऑयल है वो क्रैक हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आपके पास सबसे पहली जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, C7H16, जिसको हम नाम देते होते हैं गैसोलीन। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी प्रोडक्ट बनती है, उसका नाम होता है ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन। फिर आपके पास जो तीसरी प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास होती है प्रोपीन। ठीक होगी बात। तो जब आप गैस ऑयल की क्रैकिंग करते हैं तो आपके पास गैसोलीन प्रोडक्ट बनती है, इथीन प्रोडक्ट बनती है और प्रोपीन प्रोडक्ट बनती है। हमें जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कौन सी है, वो गैसोलीन है। और हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में यील्ड वाले टॉपिक में कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट्स बनती है, जैसे कि इथीन और प्रोपीन बनती है, ये क्या कहलाएगी, ये आपकी बाई प्रोडक्ट्स कहलाती है, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो जहाँ तक बात क्लियर हो गई है, हमने गैस ऑयल की इसीलिए क्रैकिंग की है क्योंकि हमें उसकी प्रोडक्ट में क्या मिलता होता है, गैसोलीन मिलता होता है। और गैसोलीन की जो परसेंटेज है हमने उसको क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। 20% से क्या करवाना होता है, एक्सीड करवाना होता है, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। इसीलिए हम गैस ऑयल की क्रैकिंग करते हैं ताकि हमें गैसोलीन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हमारी गैसोलीन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स बन गई है। यहाँ पे कार्बन कितने थे, 16 थे, और यहाँ पे कार्बन कितने थे, C7 7 है, 8 9 10 11 12, टोटल 12 कार्बन थे। यहाँ पे कितने कार्बन थे, 16 कार्बन थे। तो मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिए। अब देखिए कितने कार्बन हो गए, C7, तो ये कितने कार्बन, 3 और 3 6, टोटल यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 + 7 13, और 13 में जब आप 3 मिलाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16। तो ये ओवरऑल आपके पास इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आगे चले, ये जो आपके पास गैस ऑयल है इसके बीच में कार्बन कितने हैं, 16, हाइड्रोजन कितने हैं, 34। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है, लार्जर हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग के पास गैसोलीन है, उसके बीच में कार्बन के कितने आइटम्स हैं, 7 आइटम्स हैं, और हाइड्रोजन 16 है। ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन है, और ये अल्कीन है, और ये भी अल्कीन है। इसकी मैं अगर बात करूँ इथीन की, इसके बीच में कितने कार्बन के आइटम है, 2 कार्बन के आइटम है, और हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 4 है। अगर मैं प्रोपीन की बात करूँ तो प्रोपीन में कार्बन के कितने आइटम्स हैं, कार्बन के आपके पास यहाँ पे 3 आइटम है, और हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने आइटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 आइटम्स हैं। तो अगर मैं गैसोलीन को इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इथीन को इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये भी लोअर हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं प्रोपीन को इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये भी आपके पास लोअर हाइड्रोकार्बन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपके पास जो होता है ना अल्केन, अल्केन का आपके पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक हो गया। अगर आपने गैस ऑयल का ये फार्मूला निकालना है तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 16, तो आप यहाँ पे 16 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, C16H34।
अगर आपने गैसोलीन के जो एटम्स फार्मूला निकालना है तो कार्बन कितने 7, तो यहाँ पे आप 7 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा C7H16। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ही बताया हुआ है कि आपके पास जो होता है अल्कीन, अल्कीन का जनरल फार्मूला आपके पास होता है CnH2n। तो अब अगर आपने इथीन निकालना है कि इथीन यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा C2H4 आ जाएगा। अगर आपने प्रोपीन निकालना है तो यहाँ पे 3 पुट करें, चूँकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 3 6, कार्बन 3 हो गए और हाइड्रोजन 6 हो गए, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक होगी बात। अब ये वाला जो गैस ऑयल था इसके भी नंबर ऑफ एटम्स की मिकदार ज़्यादा है, तो ये लार्जर हाइड्रोकार्बन है। और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँ गैसोलीन, इथीन और प्रोपीन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इंडिविजुअल इसके भी नंबर ऑफ एटम्स कम है, नंबर ऑफ एटम्स कम है, नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गए, लोअर हाइड्रोकार्बन हो गए। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा हुआ है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। वो कहता था अगर आप कार्बन एटम्स की मिकदार ज़्यादा करें, एटम्स की मिकदार ज़्यादा करें तो उनके भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ गैसोलीन में, इथीन में और प्रोपीन में, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होगी, वीक होगी। ठीक होगी बात। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्यों वीक होगी, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, अकॉर्डिंग टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, अगर नंबर ऑफ एटम्स कम हो तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे गैसोलीन, इथीन और प्रोपीन की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एज़ कम्पेयर टू गैस ऑयल क्या होगी, वीक होगी। तो अगर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट। जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ, प्रोडक्ट में लोअर हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे गैसोलीन का या फिर इथीन का या फिर प्रोपीन का एज़ कम्पेयर टू गैस ऑयल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है। जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो यहाँ पे वोलाटिलिटी नेचर क्या होगी, लोअर वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का आपको मतलब पता होगा, वोलाटिलिटी का मतलब आपको पता है, वोलाटिलिटी का मतलब होता है वेपर्स बनाना। तो जहाँ पे जो गैस ऑयल के वेपर्स बनाने की कैपेसिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पे अगर मैं गैसोलीन की बात करूँ, इथीन की बात करूँ या प्रोपीन की बात करूँ, तो इनकी कौन सी नेचर होगी, हायर वोलाटिलिटी, यानी कि इनके भी में वेपर्स बनाने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात। तो जो आपका गैसोलीन होता है वो पेट्रोल वगैरह ही होता है, तभी तो आप पेट्रोल को खुला नहीं छोड़ते, उसको हमेशा बंद करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसके भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हायर वोलाटिलिटी नेचर होती है, यानी कि वो इजीली क्या करता है, एवेपोरेट हो जाता होता है। क्लियर होगी जहाँ तक बात। ले जी आगे आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है जी, वो कहते हैं जी द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द कंडीशन अंडर विच क्रैकिंग टेक प्लेस। वो कहते हैं जी जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उन कंडीशंस पे जिसके ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, क्रैकिंग को कर रहे होते हैं। यानी कि हम क्रैकिंग करने के तरीके बदलेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी उसकी नेचर भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताऊँ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, तो आपने सिंपली इसकी डेफिनेशन बता देनी है कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, ये हायर हाइड्रोकार्बन था, इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने डिस्कस किया ना कि ये हायर हाइड्रोकार्बन होता है और ये लोअर हाइड्रोकार्बन है। ब्रेकिंग ऑफ हायर, आपने हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करना है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड क्रैकिंग। इसको आप क्या नाम देते हो, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इसके नोट्स मैं एंड पे प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पे जो है ना इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। अच्छा, क्रैकिंग की कुछ टाइप्स होती है, अंडरस्टूड बात है। अगर आपने कंडीशंस बदली तो उसकी हमने टाइप्स बनाई हुई है। किस बिना पे टाइप्स बनाई हुई है, कंडीशंस की बिना पे हमने इसकी टाइप्स बनाई हुई है। आपके पास जो सबसे पहली क्रैकिंग होती है उसका नाम होता है थर्मल क्रैकिंग। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि आपने इस तरह क्रैक करना है, इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि आपने फुल हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। यानी कि थर्मल क्रैकिंग में आपके पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है,
आपने फुल हाई टेम्परेचर को प्रोवाइड करना है और आपके पास क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। क्लियर होगी बात। तो अगर आप क्रैकिंग कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो उस क्रैकिंग का आपके पास क्या नाम होगा, थर्मल क्रैकिंग। और ये जो आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है ये इसी की एग्जाम्पल है, ये ही थर्मल क्रैकिंग है। आप इसी के भी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बनती है, आपके पास प्रोडक्ट्स बनती है गैसोलीन, ईथीन और प्रोपीन। तो ईथीन और प्रोपीन क्या चीज़ है, वो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद आपके पास दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप इस कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग अंडरस्टूड बात है, आपसे जाहिर हो रहा है कि आपने हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपने जहाँ पे कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ करने हैं, आपने जहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करने होते हैं Al2O3 एलुमिना, और कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना होता है, सिलिका SiO2। क्लियर होगी बात। तो अगर आपने कैटालिस्ट यूज़ कर लिया, आपको पता है कैटालिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है, कैटालिस्ट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका रिएक्शन क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए। तो अगर आपने जहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे आपका टेम्परेचर अब चाहिए होगा 500 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो आपके पास होता है 2 ATM प्रेशर। तो यहाँ पे इसके भी में जो आपके पास प्रोडक्ट बनती तो गैसोलीन है, लेकिन उस गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हायर होता है। अब जहाँ पे आपके पास वर्ड आ गया ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर किसको कहते हैं, इससे बिल्कुल अगला टॉपिक है डैट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग, उसको हम कहते होते हैं ऑक्टेन नंबर। उसके भी मैं आपको बताऊँगा ऑक्टेन नंबर किसको कहते हैं। फिलहाल ये समझ ले कि आपके पास एक ऐसा पेट्रोल बनता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और जिस पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी हो उसको हम कहते हैं उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है वो मैं रिफॉर्मिंग के भी मैं बताऊँगा कि व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर। उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप आती है, थर्ड टाइप इस कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में आप क्या करते हैं, आप अपने हाइड्रोकार्बन को किस में चेंज कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन को आप अपने वेपर्स में चेंज कर लेते हैं। वेपर्स में चेंज करने के लिए आप कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपने गैस ऑयल को किस में चेंज कर लेना है, गैस ऑयल को आपने वेपर्स में चेंज करना है। क्यों वेपर्स में चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस क्रैकिंग का नाम है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम भाप को कहते हैं। यानी कि आपका जो वाटर होगा ना, वाटर को ही होता है ना, वाटर जब एवेपोरेट होता है, वेपर्स जब वाटर वेपर्स की हालत में हो तो उसको हम क्या कहते होते हैं, स्टीम। ठीक होगी बात। जो आपका वेपर्स होगा वो जो आपका वाटर होगा वो किस हालत में होगा, वेपर्स की स्टेट में होगा। तो जब आपका वाटर वेपर्स की स्टेट में होगा तो फिर आपने अपने गैस ऑयल को भी किस हालत में लेके जाना है, वेपर्स की फॉर्म में लेके जाना है। जब वाटर भी वेपर्स की फॉर्म में होगा और आपका गैस ऑयल भी वेपर्स की फॉर्म में होगा तो फिर वहाँ पे जो वाटर के वेपर्स होंगे जिसको हम कहते होते हैं स्टीम, वो स्टीम उस गैस ऑयल को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। तो आपने स्टीम क्रैकिंग में क्या करना होता है, आपने स्टीम क्रैकिंग में 900 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। और इसकी रीज़न मैंने बता दिया कि आपने 900 डिग्री सेल्सियस तक क्यों हीट करना है, ताकि आपका गैस ऑयल किस में चेंज हो जाए, वेपर्स में चेंज हो जाए। और जो आपके पास जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी प्रोडक्ट बनती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और साथ अंडरस्टूड बात है, साथ आपके पास क्या बन जाएगी, गैसोलीन तो बनेगी, और साथ आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथीन है और जैसे कि प्रोपीन है। तो ये स्टीम क्रैकिंग थी। स्टीम क्रैकिंग का 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मैंने पर्पस बता दिया कि आपने अपने गैस ऑयल को वेपर्स में चेंज करना है। वो 900 डिग्री सेल्सियस पे जाके वेपर्स में चेंज होंगे, फिर वेपर्स में चेंज होंगे, वहाँ पे स्टीम भी मौजूद होगी, वाटर वेपर्स भी मौजूद होंगे। जब गैस ऑयल के वेपर्स और वाटर के वेपर्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो गैस ऑयल क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलती है गैसोलीन, और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलती है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप उन वेपर्स को क्या कर लेंगे, फ़ौरन से पहले कंडेंस कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा करेंगे तो आपको किस हालत में मिलेगी, गैसोलीन लिक्विड स्टेट में मिलेगी, और जो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो भी किस हालत में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। क्लियर होगी बात। ये आज का आपका टॉपिक था जिसको आपने कवर कर लिया। इसके बाद जो आपका टॉपिक है ना वो आपके पास है रिफॉर्मिंग। वो भी इस चैप्टर का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रिफॉर्मिंग। अच्छा, मैं रिफॉर्मिंग को तो नहीं अब शुरू करूँगा, अब मैं यहाँ पे जो है ना चैप्टर 8 शुरू करूँगा। उसका एक रीज़न है,
चैप्टर 8 में ना हमारे पास पहले 3-4 टॉपिक्स हैं, उसको हम कहते होते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या होता है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लेने का तरीका बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो आपने उसका किस तरह नाम लेना है। तो अब मैं जहाँ पे जो है ना इस चैप्टर 7 को जहाँ पे स्टॉप कर दूँ, तो अब मैं किस चैप्टर पे आऊँगा, चैप्टर 8 पे आऊँगा। वहाँ से मैंने नोमेनक्लेचर को पहले पढ़ाना है। जब वहाँ से मैं नोमेनक्लेचर को पढ़ा दूँगा तो फिर हम कंटिन्यूस करेंगे किसको, चैप्टर 7 को, जो इसके अगला टॉपिक होगा डैट इज़ कॉल्ड रिफॉर्मिंग। तो आपने जहाँ तक पूरा अपना चैप्टर 7 को कवर कर लेना है, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका चैप्टर 7 जितना भी हमने पढ़ लिया है वो आपको समझ आ गई या क्लियर हो गया, तो लाजमी उसको कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम फ़ौरन से पहले फिर चैप्टर 8 में से कुछ वो जो नोमेनक्लेचर है उसको जल्दी से पढ़ के दोबारा चैप्टर 7 को कंटिन्यू करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।